गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं आदित्य आप सबका स्वागत करता हूं हमारे बेहतरीन से चैनल न्यूमेरिकल वाला पे, जहां हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था इंटरफेरेंस के कोर कॉन्सेप्ट को, जिसमें हमने सीखा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस कैसे काम करता है, कैसे सस्टेन करता है, कोहेरेंट सोर्सेस हम कैसे फॉर्म करते हैं। साथ में हमने उनके न्यूमेरिकल्स के टर्म्स को भी बहुत अच्छे से क्लियर किया था। और आज हम इन्हीं सारी चीजों को यूज करते हुए अपने न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। तो जल्दी से हाथ में कॉपी पेन ले लीजिए ताकि हम अपने न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम को धुआं धुआं कर दें। आइए तो स्टार्ट करते हैं अपना हम फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है? What happens to the interference pattern when two coherent sources are infinitely closed and second part far apart from each other। तो हमको पता है कि जो हमारे सोर्सेज के टर्म होते हैं कोहेरेंट सोर्सेज, वो बनते कैसे। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि हमने एक सोर्स यहाँ पे S लिया, ठीक है, और फिर हमने इसे दो पार्ट में ऐसा डिवाइड किया, दैट इज द S1 और दैट इज द S2। तो जो S से हमारे लाइट आएगी, जो सोर्स है यहां से जो लाइट पहुंचेगी वो सेम फ्रीक्वेंसी की होगी, या समझ लो सेम एम्पलीट्यूड टर्म्स में मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी मिल रही, मतलब ये क्या S1 S2 हो गए, कोहेरेंट हो गए। ओके, अब इस कोहेरेंट सोर्स से क्या होगा, इस स्क्रीन पे हमें फ्रिंजेस बनते हुए दिखाई देंगे। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अगर हम उन दो सोर्सेस को बहुत ही ज्यादा क्लोज कर दें, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है स्मॉल डी, इसको बहुत ही कम कर दें, तो फिर जो फ्रिंजेस होंगी, जो पैटर्न्स होंगे, वो कैसे समझ में आएंगे। तो चलो देखो, हमने सीखा था फॉर्मूले के बारे में, ठीक है, सीखा था। तो क्या मिला था, दैट इज द डी, वन सेकेंड, दैट इज द डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। यानी जो फ्रिंज विड्थ होती है वो डी के कैसे होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। अगर मैं डी की वैल्यू को इनफाइनाइटली क्या कर दू, स्मॉल कर दू, तो ऐसे कंडीशन में फ्रिंज जो होगी वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी फ्रिंज विड्थ। मतलब अभी तक हमें इस स्क्रीन पे एक जगह मैक्सिमा मिनिमा ऐसे करके मिल रहा था, ब्राइट डार्क। लेकिन अगर मैं डी को स्मॉल कर दूं तो ऐसे टर्म में क्या होगा, एक पूरी स्क्रीन पे क्या होगा, सिर्फ एक ही फ्रिंज दिखाई देगी। और अगर केवल एक ही सिंगल फ्रिंज दिखाई दे रही तो हमें इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है वो समझ में नहीं आएगा, मतलब ऑब्जर्व नहीं होगा। या तो केवल पूरी स्क्रीन पे डार्क होगा, या तो पूरी स्क्रीन पे क्या होगा, ब्राइट होगा। तो इंटरफेरेंस का पैटर्न पता नहीं चलेगा। क्लियर है। दूसरे में आते हैं, फॉर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। हम एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक इसमें, फॉर अपार्ट होगा, ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, S1 और S2 को बहुत ही ज्यादा दूर कर दें। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं इस D की वैल्यू को हाईली इंक्रीज कर दूंगा तो मेरा जो बीटा का टर्म है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ बिल्कुल डिक्रीज कर देंगे। अब इससे जरा समझो प्रॉब्लम क्या होगी। इससे प्रॉब्लम ये होगी कि मान लो ये फ्रिंज एक बनी ब्राइट और अगली बनी डार्क, तो डार्क वाली क्या होगी, इस पे ओवरलैप करेगी, फिर जो ब्राइट बनेगी वो इस पे फिर से ओवरलैप करेगी, फिर से जो डार्क आएगी वो फिर से इस पे ओवरलैप करेगी। तो ऐसे कंडीशन में जो फ्रिंजेस के पैटर्न है वो हमें प्रॉपर्ली दिखाएंगे नहीं, यानी इंटरफेरेंस का जो टर्म हुआ है, फिनोमेना हुआ है, वो फिर से क्लियर नहीं होगा, ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। क्या बात समझ गए? ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्या लिखा है, आ रही बात सबको समझ में, कोई दिक्कत परेशानी पीड़ा होनी नहीं चाहिए। In a Young's double slit experiment, the separation between the two slits is d। दो स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल डी दिया गया है। फिर बोला गया डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज 1000 टाइम्स ऑफ डी, 1000 टाइम्स ऑफ डी के डिस्टेंस पे है। इफ द फर्स्ट मिनिमा फॉल्स एट अ डिस्टेंस डी, अगर पहला मिनिमा कहां पे बनता है स्क्रीन पे, स्मॉल डी डिस्टेंस पे, कहां से, फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, तो हम सारे डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमम से ही लेते हैं। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन डी एंड लैम्डा। क्लियर है। और जरा इस बात को समझते हैं, बहुत सिंपल सी कहानी। क्या हुआ है, हमारे पास ये हो गई हमारी स्लिट्स, ठीक है, और हमारे पास ये हो गई स्क्रीन। क्लियर है। स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कैपिटल डी होती है, ठीक है। यहाँ पे जो सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस होती है वो स्मॉल डी होती है, ठीक है। अब इनसे मान लेते हैं कि कहीं पे कोई फ्रिंज क्या हुई, फॉर्म हुई। जो फ्रिंज फॉर्म होती है वो हम सेंटर से कैलकुलेट करते हैं और उसे लिखते हैं, दैट इज हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम ये काम करते हैं। तो अभी जो एक्स की वैल्यू वो स्मॉल डी आई हुई है, ये स्मॉल डी हमें क्वेश्चन में दिया गया। डी की वैल्यू को क्या बोला गया कि आप 1000 टाइम्स ऑफ डी हो, ठीक है। तो आप बताओ, इन सब को यूज करते हुए आप ये समझाइए कि डी और लैम्डा के बीच में क्या रिलेशन आएगा, यानी वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन है। तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, फ्रिंज का फॉर्मूला लगा देते हैं, फ्रिंज की पोजीशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू डी लैम्डा बाय डी। सिंपल। ओके, ये कहां पे फॉर्म हो रहा है, स्मॉल डी पे। डी की वैल्यू क्या होगी, 1000 टाइम्स ऑफ डी, लैम्डा को एज इट इज लिखा, अपॉन में डी लिखा। क्या बात सबको समझ में, ये तो सिंपल हो गया। अब ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला किसका है, मैक्सिमा का। क्लियर है। अब अगर यही मिनिमा के लिए यूज होता तो मिनिमा का टर्म यूज कर लेते। क्लियर है। अब जरा देखो कहां पे बनना, सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस है, फॉल कहां पे हुआ, फर्स्ट मिनिमा पे फॉर्म हुआ, यानी हमें मिनिमा का फॉर्मूला, ओके, मिनिमा का हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मिनिमा का फॉर्मूला कैसे होता है, बहुत सिंपल। फर्स्ट मिनिमा कहां पे बनेगा, सेंट्रल और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में, ठीक है। याद करने का तरीका बहुत सिंपल सा मैंने सिखाया था। क्या करना होता है, हर बार हाफ करते चले जाओ। 1/2, अगला वाला कहां पे मिलेगा, 3/2, अगला वाला कहां पे मिलेगा, 5/2। तो पहला मिनिमा मांगा, मतलब कहां पे मिलेगा, 1/2 पे मिलेगा। तो इस पूरे फॉर्मूले में बस छोटा सा चेंज है, 1/2 लगा दो। देन ओके, चलें सॉल्व किया जाए। तो ये डी से हमने डी कैंसिल आउट कर दिया, इस 2 से इसको कैंसिल किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो डी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 500 लैम्डा।
बस खत्म हो गया सर, 2 लाइन का छोटा सा क्वेश्चन था। क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? द स्लिट्स इन यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट आर आइडेंटिकल। The slits in Young's double experiment are identical, then intensity at any point on the screen may vary between 0 and 4 times to the intensity due to the single slit. Justify the above statement through a relevant mathematical expression. इन्होंने हमसे बोला कि जो हम स्लिट के टर्म्स आइडेंटिकल ले रहे हैं, कहने का मतलब हम इंटेंसिटी का टर्म आइडेंटिकल ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब हमें जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो रिजल्ट्स कहां से वैरी करेंगे? 0 से लेके 4 टाइम्स वैरी करेगा किसका? इंटेंसिटी का, ड्यू टू द स्लिट। तो इस बात को हमें किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से सॉल्व करके देना है। तो ऐसा टर्म हम क्या कर चुके हैं सर? पहले भी पढ़ चुके हैं, याद करो। हमने i का रिजल्ट निकाला था तो लिखा था i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट में लिखा था i1 i2 और यहाँ पे आता था cos फाई। फिर हमने क्या बोला था? अगर सारी चीजें जो इंटेंसिटी के टर्म है वो आपस में इक्वल हो जाए तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट इज i स्क्वायर cos फाई। ठीक है, रिजल्ट क्या आता है? 2i प्लस 2i और यहाँ पे आ जाता है cos फाई। फिर हमने इस टर्म को सॉल्व किया था, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ हमने इस टर्म को कैसे सॉल्व किया था। तो 2i ब्रैकेट में बचा था 1 प्लस cos फाई। फिर हमने क्या किया था? cos फाई को फर्दर सॉल्व किया था तो 1 प्लस और ये हो गया था 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस 1। अभी माइनस 1 और कैंसिल कर दिया तो रिजल्ट फाइनली क्या बनता है? 2i cos स्क्वायर फाई बाई 2। तो ये हमारा है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, आपको इसे याद कर लेना है। ठीक है, ये पूरा सॉल्व नहीं करना इस क्वेश्चन में, आपको बस ये एक्सप्रेशन यूज करना है और आंसर दे देना। क्या बात समझ गए? ओके, तो जब भी कभी सेम इंटेंसिटी के टर्म आ जाए तो 4i cos स्क्वायर 5/2 को हम यूज करने जा रहे हैं। ओके, तो रिजल्ट क्या कह रहा है कि एक बार 0 आना चाहिए, एक बार 4 टाइम्स आना चाहिए। तो यानी सारी चीजें पता है किस पर डिपेंडेंट हो गई, तो सारा रिजल्ट जो है वो इस टर्म पर डिपेंड हो गया, ये फैक्टर की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं कह दूं कि मेरा जो cos स्क्वायर 5/2 है उसका रिजल्ट क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए, तो cos की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। अगर मैं यहाँ -1 की वैल्यू को पुटअप करने जाऊं तो देखो cos में स्क्वायर लगा, वो रिजल्ट क्या दे देगा? 1, तो फिर मैक्सिमम पहुंच जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं? तो मिनिमम फिर यहाँ पे किसका काम करेगा? 0 का काम होगा। 0 जो वैल्यू आएगी वही मिनिमम होगा, यानी cos स्क्वायर 5 की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे 0 के इक्वल रख दूं, ऐसी कंडीशन में मेरी इंटेंसिटी का रिजल्ट कितना पहुंच जाएगा? 0। देखो पहला वाला रिजल्ट आ गया। ओके, अगले पे चलते हैं। फिर क्या 4 टाइम्स आई आना चाहिए? तो cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, यानी cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए। जैसे ही मैं 1 को यहाँ पे ले जाके पुटअप करूंगा, मेरे पास जो i का रिजल्ट आएगा वो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ i। तो देखो जो हमारी इंटेंसिटी है वो 0 से लेके 4i के बीच में क्या करेगी? वेरिएट करेगी। सिंपल, जैसे जैसे हम cos फाई के टर्म चेंजेस करते जाएंगे, यानी मिनिमम 0 होगी और मैक्सिमम 4i होगी, बाकी सारी वैल्यूज इसके बीच में क्या करेंगी? लाई करेंगी। ये बात हमने प्रूव कर दी। गेट इट? ओके, चलो अगले पार्ट में आ जाओ। क्या लिखा है? टू waves from the two coherent sources S and S dash superimpose at x as shown in the figure if x is a point on the second minima। ये जो x वाला पॉइंट है ये है क्या? सेकंड मिनिमा पे जाके बना है। ठीक है, ओके। एंड एस एक्स माइनस एस डैश एक्स इज 4.5 सेंटीमीटर। तो ये एस एक्स हो गया, ये एस डैश एक्स हो गया, इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। इसे क्या बोलेंगे? पाथ डिफरेंस। ओके, तो हमें हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन कर दिया गया है सर? गिवन कर दिया गया है पाथ डिफरेंस। तो जरा पाथ डिफरेंस लिख लिया जाए। एस एक्स माइनस एस डैश एक्स इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, दैट इज अवर पाथ डिफरेंस। अब ये जो पाथ डिफरेंस का टर्म है और ये जो रिजल्ट है वो बन कहां पे रहा है? सेकंड मिनिमा पे फॉर्म हो रहा है। तो हमें क्या बताना? सिंपल से कैलकुलेट करके देना वेवलेंथ ऑफ द वेव्स। तो बस समझो कि जो पाथ डिफरेंस है वो है किसके लिए? मिनिमा के लिए। तो हमने आपको सिखाया था पाथ डिफरेंस जब मिनिमा के लिए कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला होता है 2n-1/2 और यहां पे लिखा होता है लैम्डा। क्या सर ऐसी कोई बात हुई थी? हुई थी? ओके, अगर मैं इसको जनरली तरीके से आपको याद दिलाऊं तो आपको ऐसे याद कराया गया था कि जो ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं वो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा ऐसे बनती हैं। फिर जो डार्क फ्रिंजेस होती हैं वो कहां फॉर्म होती हैं? इन दोनों के बीच में λ/2। अगला कहां फॉर्म होगा? 3 λ/2। अगला कहां फॉर्म होगा? 5 λ/2। तो सेकंड मिनिमा कहां मिलेगा आपको? 3 λ/2 पे मिलेगा। आप चाहो तो यहां वैल्यू पुट कर दो, यहां 2 पुट करोगे 2 - 4, 4 - 1, 3/2, यानी डेल्टा एक्स किसके बराबर हो गया सर? 3 λ/2 के। तो ये फॉर्मूला ना याद हो पाए तो सर ये याद कर लो, λ/2 3 λ/2 5, बस चलते चले जाना है ऑड नंबर्स में। ओके, वैल्यू कितनी है? 4.5 इज इक्वल टू 3 λ/2। लैम्डा कैलकुलेट करना सर, 2 लाइन में हो गया 9/3, दैट इज खत्म हो गया सर क्वेश्चन। सिंपल आया सर, 9 3 3। ओके, गेट इट सर? क्या बात समझ में आई है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
SS1 is equal to the lambda by 4 where SSS2 is the okay. तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे। बात समझ में आ गई? ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट SS1 SS2 is equal to the lambda by 4। जरा देखो क्या है SS1 और SS2 का टर्म हमारा, कह रहे हैं कि अगर हम SS1 और SS2 के बीच में डिफरेंस लें तो वो किसके इक्वल लिखा हुआ है, SS1 minus SS2 is equal to given किया गया है lambda by 4। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, where S1 and S2 are the two slits as shown in the figure, find the path difference S2P minus S1P। हमें क्या कैलकुलेट करके देना है, S1 से लेके कोई पाथ फॉर्म हुआ है, ठीक है, S1P और S2P के बीच में पाथ फॉर्म हुआ, मतलब एक पाथ, ये वैल्यू गई, दूसरी वैल्यू ये गई। अब इनके बीच का पाथ क्या होता है, दैट इज द पाथ डिफरेंस। तो ये वाला जो मेरा पार्ट आता है इसे हम क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस बोलते हैं। तो हमें ये पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है, किसके लिए कैलकुलेट करना है, एक बार कंस्ट्रक्टिव के लिए और एक बार किसके लिए कैलकुलेट करना है, डिस्ट्रक्टिव के लिए। दोनों के लिए हमें क्या करना है, कैलकुलेट करके देना। क्या बात आप समझ गए, सिंपल सी। ओके, तो मेरी बात को समझते इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। जनरली जब भी हम पाथ डिफरेंस की स्टडी करते हैं तो पाथ डिफरेंस हमें हमेशा कोहेरेंट सोर्सेज से उस स्क्रीन तक पढ़ाया जाता है, ठीक है। यहां से कोई पाथ डिफरेंस क्रिएट होता नहीं, जनरली सेम होते हैं, दोनों वैल्यू सेम होते हैं, पाथ डिफरेंस 0 होता है, तो हम सारे आंसर यहां से करते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि सोर्स जो मेन सोर्स है वहां से कोहेरेंट सोर्स के बीच में क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया है। और अब हमें क्या करना है, स्क्रीन तक का पाथ डिफरेंस ऐड करना है। तो जो टोटल मेरा पाथ डिफरेंस बनेगा वो इस पाथ डिफरेंस के साथ में इस टर्म को भी आपस में क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा। क्या बात समझ में आ रही, मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हो गया वो मेरा क्या हो गया, इनिशियल पाथ डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब मैं जब नेट पाथ डिफरेंस लिखूंगा, नेट पाथ डिफरेंस लिखूंगा तो वो वाला टर्म पता क्या होगा, वो कुछ ऐसे हो जाएगा। क्या होगा जरा देखते हैं यहां से, तो लिखा है S2P माइनस सॉरी माइनस S1P। तो ये मेरा पाथ डिफरेंस होगा जो मुझे यहाँ कैलकुलेट करना है। लेकिन इस वाले टर्म में और क्या ऐड हो जाएगा, लैम्डा बाई 4, क्योंकि ये वाला पाथ डिफरेंस पहले से ही क्रिएट है तो वो इसमें ऐड होकर चलेगा, दैट विल बी इक्वल आया। ओके, अब मुझे कैलकुलेशन किसके लिए करना है, तो पहली बार कंस्ट्रक्टिव के लिए और दूसरी बार किसके लिए करना है, डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो आज चलते हैं कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करें। तो कंस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस आपको पढ़ाया गया है n लैम्डा के इक्वल होता है, इसलिए n लैम्डा का टर्म S2P माइनस S1P प्लस लैम्डा बाई 4 के इक्वल क्या हो जाएगा, उसके बाद समझ गए। ओके, अब यहां से S2P का टर्म हम कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपल से। तो हमने लिखा S2P माइनस S1P इज इक्वल टू द n लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 4। अब जरा आगे बढ़ो तो हम क्या करें, लैम्डा को कॉमन कर दे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, n माइनस 1 बाय 4। दैट इज अवर रिजल्ट। तो हमारी बात जो पाथ डिफरेंस आ गया वो क्या आ गया है, n माइनस 1 बाय 4 इंटू लैम्डा। दैट इज अवर कंस्ट्रक्टिव। इसके बाद जरा क्या फाइंड आउट करना, देखो डिस्ट्रक्टिव को भी फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं अगले पेज पे, हम लोग डिस्ट्रक्टिव को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आइए डिस्ट्रक्टिव को फाइंड आउट कर लिया जाए, थोड़ा इसकी विड्थ बढ़ा लेते हैं। तो फिर से आप क्या लिखो अपना पाथ डिफरेंस। तो हमारा पाथ डिफरेंस क्या चल रहा है, S2P माइनस S1P और प्लस में क्या लगा हुआ है, लैम्डा बाई 4 लगा हुआ है। अब ये किसके बराबर होना, डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो डिस्ट्रक्टिव का रिजल्ट किस पाथ डिफरेंस में मिलता है, तो मिलता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 पे मिलता है। ये पाथ डिफरेंस किसका हो गया, डिस्ट्रक्टिव का हो गया। कंस्ट्रक्टिव का क्या होता है, n लैम्डा होता है, ठीक है। ये ऑड मल्टीपल्स में चलते हैं लैम्डा बाई 2 के, ठीक है। आधी बात समझ में, ओके। अब चलो फिर से क्या चाहिए तुमको, तो बेसिक ही पाथ डिफरेंस चाहिए, S1P लैम्डा बाई 4 इधर भेजिए। मैं जरा इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 2n बाई लैम्डा, देखो समझ लो मेरी बात को, इस टर्म को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, अपॉन 2 माइनस लैम्डा बाई 2। अब इसमें से माइनस क्या होने आ गया, लैम्डा बाई 4 माइनस होने आ गया, ठीक है। अब जरा ये देखो क्या लिखा, ये लिखा n लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2 और माइनस में क्या लिखा हुआ है, लैम्डा बाई 4। ओके, इन सब में देखो लैम्डा कॉमन कर ले, बिल्कुल कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा, n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4। जरा इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व करते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया n माइनस, यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे रिजल्ट कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2 माइनस 1 कितना होता है, तो हो गया लैम्डा और यहाँ पे आ गया माइनस 3 बाई 4। ये हमारा पाथ डिफरेंस आ गया किसका, डिस्ट्रक्टिव का। सिंपल, क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई, वेरी गुड, आया ना, ओके बढ़िया, समझते रहिए। कुछ कठिन मठिन होता नहीं है, हर चीज कठिन तभी तक है जब तक हमने उसको किया नहीं, और जहां एक दो बार हमने रगड़ा तो फिर तो कठिन जैसा कुछ बचेगा ही नहीं। आइए अगले क्वेश्चन में क्या है, इसमें लिखा है What is the effect on the interference fringes in a Young's double slit experiment if monochromatic source S is replaced by the source of white light
अगर मान लो जो अभी मैंने ये कलर येलो लिया है, ये येलो वाला कलर किस कलर का हो जाए, ये हो जाए व्हाइट कलर का, ऐसी कंडीशन में जो हमारी फ्रिंजेस फॉर्म होंगी उन पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो मेरी बात समझिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब मैं इसे व्हाइट कलर का लूंगा तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी सेंट्रल फ्रिंज फॉर्म होती है, ये सेंट्रल फ्रिंज मुझे कैसी मिलेगी? एज इट इज व्हाइट कलर की मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो मेरी अगल बगल की फ्रिंजेस होंगी वो कैसी हो जाएंगी? तो वो हो जाएंगी मेरी कलरफुल हो जाएंगी। जैसे विब्रियोल पैटर्न नहीं हो जाता आपका, अलग अलग कलर्स में फॉर्म होता है, सेम ऐसे क्या होगा, अलग अलग कलर्स में हमें ये पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस रेट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, डिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा, तो फिर ठीक है क्या होंगे, जो हमें फ्रिंजेस मिलेंगी वो फ्रिंजेस कलरफुल मिलने स्टार्ट हो जाती है। बस जो हमारी ब्राइट फ्रिंज होती है सेंट्रल वाली, वही केवल व्हाइट कलर में ऑब्जर्व होती है। तो अगर आप कभी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह केवल आप व्हाइट कलर ले लोगे तो ऐसे टाइम में जो इंटरफेरेंस के पैटर्न होंगे वो कलरफुल होंगे। तो बात समझ गए? ओके, बस इतनी सी बात थी। चलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर द स्लिट सेपरेशन इज 0.8 mm and the screen is kept 1.6 meter from the plane of the slits. Calculate the distance of the third minimum. Calculate the distance of the third minimum and fifth maximum. पांचवा maximum from the central maximum. तो central maximum हमें third minimum चाहिए, fifth maximum चाहिए, उनको कैलकुलेट करना। तो देखो पहले इंपॉर्टेंट बात पे बात करते हैं, है ना, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, समझो ये बात को। थर्ड मिनिमम, फिफ्थ मैक्सिमम, इसी में कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूज ही नहीं होना, बहुत सिंपल समझते हैं। देखो हर फॉर्मूले में जब भी आप पोजीशन के लिए जाओगे तो डी लैम्डा बाई डी तो सर आता ही है, कॉमन है। पोजीशन कैलकुलेट करने जाओगे कि पांचवी कहां, छठवीं कहां, आठवीं कहां, मिनिमा है कि मैक्सिमा, उससे कोई मतलब नहीं। ये डी बाई लैम्डा डी का तो टर्म कॉमन है ना, इतना वाला पार्ट तो मेरे पास आता है। अब जरा बात को समझते हैं, प्रॉब्लम नंबर्स में, ठीक है। तो जब भी कभी मैक्सिमम की बात हो, कभी भी मैक्सिमम की बात हो, फिफ्थ है, फिफ्थ, सेवंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है, तो जो भी नंबर दिया हो बस वो नंबर लिख देना आपको। पांचवा बोला 5 लिख दो, छठवा बोला 6 लिख दो, जो बोला है वो लिख दो। क्लियर? क्या बात समझ में मेरी? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो पहुंच गए सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग थर्ड मिनिमम में। अब ये थर्ड मिनिमम कैसे पता चले, ठीक है। तो हमेशा इनके लिए वेवलेंथ याद रखो। कैसे? देखो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। आप पहले क्या लिखो, सारी वेवलेंथ लिखो, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 3 के बाद 4 लैम्डा, 4 के बाद 5 लैम्डा। ये सब कौन है? ये सब ब्राइट वाले हैं। अब कौन आएंगे? डार्क वाले आएंगे। तो डार्क इनके बीच में सेट करना है हमको, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में कौन आ पाएगा सर? तो इनके बीच में आएगा 1.5 लैम्डा। 2 और 3 के बीच में कौन आ पाएगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही? सॉरी एक सेकंड, जल्दबाजी नहीं करनी है। 1 और 2 का आधा करेंगे, कितना आएगा? 0.5 लैम्डा, ठीक है। 2 और 3 का आधा करोगे, 2 और 3 तो कितना मिलेगा उसके बीच में? 1.5 यानी 1.5 लैम्डा। 3 और 4 के बीच में जाओगे तो सर 3 और 4 का आधा हो जाएगा। 3 और 4 के बाद 4 और 5 में जाओगे तो 4 और 5 का आधा हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही? मतलब ऐसे ये लिखा है 1/2 लैम्डा, तो अगला क्या बन जाएगा? 3/2 लैम्डा। तो अगला क्या बन जाएगा सर? 5/2 लैम्डा। तो फिर अगला क्या होगा? 7/2 लैम्डा। अब उसने क्या बोला है? कौन सा मिनिमम चाहिए? थर्ड चाहिए। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। बस इतना ही याद रखना और कुछ याद ही नहीं रखना। 5/2 आया ना तमाम में आपके पास, तो यहाँ लिखो 5/2 डी लैम्डा बाई डी। तो हमारा फॉर्मूला आ गया। आपको ऐसे वेवलेंथ याद करनी पड़ेगी, बहुत पांचवा, छठवा, सातवां कहां से नापे, ऐसा कुछ नहीं करना। बस ऐसे वेवलेंथ होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब ब्राइट में चलती है। और फिर उनके मिड वाले पार्ट किसमें चलने शुरू हो जाते हैं? मिनिमम में शुरू हो जाते हैं। तो बस वो पॉइंट नंबर्स केवल देख लो कि पॉइंट 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, है ना, 7/2, 3/2 ऐसे, और फिर सीधी वैल्यू लिखो। चलो उड़ाते हैं, क्वेश्चन को खत्म करते हैं। तो पहला हमको चाहिए था ब्राइट के लिए, तो हमने यहाँ पे लिखा x5, 5। डी की वैल्यू कितनी गिवन की इन्होंने? तो डी की वैल्यू क्या सेपरेशन दिया इन्होंने? तो सेपरेशन कितना रखा हुआ है? 1.6 मीटर का रखा हुआ है, तो 1.6 हो गया। फिर उन्होंने क्या बोला है, जरा ध्यान से देखो। लैम्डा की वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट की कितने पे? 600 नैनोमीटर पे। हमने तो लिखा 600 नैनोमीटर का -9 का टर्म आया, डिवाइडेड बाय फिर क्या लिखा हुआ है? डी। तो डी की वैल्यू 0.8 mm दी है, तो यहाँ लिखो 0.8 mm में 10⁻³ हो गया। यहाँ तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कैलकुलेशन कर लिया जाए सर। तो देखो 0.8 2 जा 5 2 जा 10, 10 को 6 से जरा मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻9, और अपॉन में क्या लिखा? 10⁻³ इसको भी ऊपर लेके आ जाते तो क्या हो गया? 10⁻³ सॉरी +3 हो गया। 6 इंटू 10⁻3, 3 कितना हो गया? 6, और 10⁻³ ये आपका रिजल्ट आ गया, दैट इज द मीटर। तो ये हमारी पोजीशन आ गई x5। इसको चाहो तो 6 mm आप लिख सकते हो। चलो लिखिए, जितना ये हो गया 6 mm। अब क्या फाइंड आउट करना था? तो हमें फाइंड आउट करना था कौन? मिनिमा। तो मिनिमा का फॉर्मूला वो लिखा हुआ है,
इसके लिए भी 5वां पता करना। आ जाओ, पूरे फॉर्मूले में देखो सब कुछ सेम है, केवल अपॉन में 2 आ गया है, तो कैलकुलेशन से बच लिया जाए। -3/2 कर दो, कितना हो गया 3 × 10⁻³ मीटर, और इसको क्या लिख दें 3 सॉल्व हो गया, सिंपल। ठीक है, तो कुछ भी सर मुश्किल नहीं है, थर्ड हो फिफ्थ हो सेवंथ हो, ये तो बस नंबर से याद करना है, ये फिर ये फिर ये, और वो याद भी नहीं करना, केवल समझ के रखना है। ओके, चलो अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, 9th पेज था मेरा। Two coherent light waves of intensity 5 × 10⁻⁻² meter/second each superimpose and produces the interference pattern on a screen at a point where the path difference between the wave is λ/6। ठीक है, दो वेव है और वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हुई, जहां सुपर इम्पोज हो रही वहां का पाथ डिफरेंस कितना है, λ/6 है। बीइंग वेवलेंथ ऑफ वेव, फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव, आपको फेज डिफरेंस बताना दोनों वेव के बीच का, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट, तो आपको इनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी को भी कैलकुलेट करना। फिर आगे क्या लिखा हुआ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन द टर्म ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम। अब ये वाला जो है थोड़ा इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बन जाता है। ओके, फिलहाल टू कोहेरेंट लाइट वेव्स ऑफ इंटेंसिटी ईच, यानी दोनों चीजें सेम है। और अभी मैंने क्या सिखाया था कि अगर दोनों इंटेंसिटी के टर्म सेम हो तो कौन वाला फॉर्मूला यूज करो, तो सर फॉर्मूला यूज करो आप I = 4I cos स्क्वायर फाई बाई, यही यूज करो सर। क्या बात समझे, क्या यूज करो, क्लियर हो गया। ओके, अब पहली बात पे पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ तो अभी रुको, ये यूज करना है, रुको यहाँ पे हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव। तो पाथ डिफरेंस कितना दिया है, तो पाथ डिफरेंस इन्होंने दे दिया λ/6। फेज डिफरेंस निकाल लो कि रिलेशन क्या होता है फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस का, तो देखो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ, और फिर यहाँ लिखा होता है पाथ डिफरेंस, है ना सर, तो 2π/λ लिखिए, पाथ डिफरेंस की वैल्यू λ/6 लिखिए, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट कर दी, तो डेल्टा फाई का रिजल्ट कितना पहुंच जाएगा, तो ये हो गया π/3। पहला क्वेश्चन से डन हो गया, रिजल्ट कितना पहुंच गया हमारा। ओके, तो फेज डिफरेंस π/3। रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे जहां पे फेज डिफरेंस इतना हो, उसी वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालो। ठीक है सर, निकाल देंगे, एक लाइन में निकाल के भी रखे देना। ओके, देखो लगाओ फॉर्मूला, I = 4, I की वैल्यू जरा वहां से देखो कितनी, 5 × 10⁻⁻, कितना लिखा हुआ है -2 लिखा हुआ है, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग इस टर्म से, cos स्क्वायर 5/2, तो cos स्क्वायर 5 की वैल्यू π/3 आई है, और अपॉन में 2 लगा तो क्या हो जाएगा π/6, तो π/6 कितना हो जाएगा 30, यानी √3/2, तो 4 × 5 × 10⁻⁻², √3/2 की वैल्यू क्या आ गई 3/2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या बात समझ गए, तो ये वाला 4 का टर्म हम यहाँ से आपस में क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, अब 3 5 से कितना हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म हो गया 15 × 10⁻⁻², दैट इज अवर इंटेंसिटी। तो हम यहाँ तक आगे पहुंच गए, क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आई, सिंपल, 15 × 10⁻⁻² आ गया। ओके, चले आगे बढ़े, किसी को कोई समस्या परेशानी नहीं। ओके, अब फिर क्या बोला जरा अगले पार्ट में, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन द टर्म ऑफ द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का टर्म आपको बताना है किसके टर्म में, इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम। अब जरा समझो, जो अभी आपने निकाला ये क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और अब हमसे दूसरे इंटेंसिटी के बारे में बात की जा रही है जहां इंटेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। ध्यान देना, ये रिजल्ट मैक्सिमम का नहीं है, ये तो उस पॉइंट का है जहां पे π/3 का फेज आया है, वहां पे रिजल्ट क्या बनना है, तो ये रिजल्ट बनना है। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो इंटेंसिटी निकालो जहां रिजल्ट क्या हो, मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। फॉर्मूला आप यही यूज करोगे, कुछ करना नहीं, 4I cos स्क्वायर 5/2। अब जरा समझो कि ये I मैक्स कब होगा, जब cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, यानी ये वाला पार्ट कितना हो जाए सर 1 के इक्वल हो जाए, तो I मैक्स कितना आ गया आपका 4I आ गया, 4 टाइम्स ऑफ I आ गया, यानी 4 × 5 × 10⁻⁻² आ गया। अब क्वेश्चन क्या तुमसे चाह रहा है कि रिजल्टेंट और I मैक्स का आंसर निकालो, तो आप बहुत सिंपल लिखो IR अपॉन I मैक्स। IR का रिजल्ट देखो, ध्यान से देखो, तो 15 है, यानी 5 का 3 गुना, यानी 3 टाइम्स ऑफ I, तो यहाँ क्या है 4 टाइम्स ऑफ I से I सर मर गए हो, तो IR इज इक्वल टू 3/4 ऑफ I मैक्स, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये थोड़ी सी बात थी इस क्वेश्चन में, खासियत थी इस क्वेश्चन की, तो ये भी हमारा PYQ मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मेंशन करना मैं भूल गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले पार्ट पे क्या लिखा है ना, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज 3 mm एंड द स्लिट्स आर 2 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। ठीक है, आप क्वेश्चन में ऐसा करिए कि मतलब ये ना हो कि आपने 2 क्वेश्चन पढ़े, अब आप उबने लगे फिर आपने स्किप कर दिया। देखो, अगर आपको ऊब लग रही है और स्किप करते जाओगे तो फिर समझोगे कब, फिर तो ये जैसा पहले लगता था वैसा भी लगेगा। तो न्यूमेरिकल्स को लेके आने का रीजन यही कि न्यूमेरिकल्स का डर खत्म हो जाए, तो डर तभी खत्म होगा जब साथ में आप जूझोगे। ठीक है, स्टार्टिंग में तो बहुत जूझ रहता है कि चलो करेंगे करेंगे, फिर धीरे 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 पीछे जाने लगते हैं,
तो आपको ऐसा नहीं करना है, जूझना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी चीज हमेशा अच्छी नहीं लगती है, प्रॉब्लम सब में आती है और सब उबाऊ होती है एक टाइम के बाद, लेकिन जब उस काम को उबाऊ तरीके से भी करते जाओ तो फिर एक दिन वो चीजें अच्छी हो जाती है। समझ गए? दैट इज अ हार्श रियलिटी। हमेशा मजा नहीं आएगा, लेकिन करना तो है तो करना पड़ेगा। चलो ओके। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या बोला, स्लिट के बीच के डिस्टेंस 3 mm है, स्लिट्स आर 2 मीटर अवे फ्रॉम द स्क्रीन। तो ये सब कैपिटल डी हो गया, ये स्मॉल डी हो गया। टू इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन ड्यू टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 480 नैनोमीटर एंड अदर ड्यू टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। मतलब स्क्रीन पे दो पैटर्न्स हमको मिले, एक पैटर्न 480 नैनोमीटर की वजह से देखने को मिला, दूसरा वाला 600 नैनोमीटर की वजह से देखने को मिला। ओके, व्हाट इज द सेपरेशन ऑन द स्क्रीन बिटवीन द फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ द टू इंटरफेरेंस पैटर्न। तो 480 वाले ने भी पैटर्न बनाया, उसकी फिफ्थ फ्रिंज, 600 वाले ने भी पैटर्न्स बनाए और उसकी फिफ्थ फ्रिंज। तो दोनों की फिफ्थ फ्रिंज कहीं कहीं पे बनी होगी। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्क्रीन पे दोनों फिफ्थ वाली फ्रिंजेस के बीच का क्या निकाल के दो, सेपरेशन निकाल के दो। अभी क्वेश्चन सुनने में तो कितना कठिन लग रहा है, पर सब दम बिल्कुल है ही नहीं इसमें। करके चाहे देख लो, आओ कराते हैं। दोनों फ्रिंजेस यहाँ पे फॉर्म हुई है, तो दोनों फ्रिंजेस में तुम देखो ये कौन सी मैक्सिमा वाली है या मिनिमा वाली। तो देखो क्या लिखा, ब्राइट फ्रिंज, यानी दोनों की मैक्सिमा वाली। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, तो जरा समझो। तुमको क्या चाहिए, फिफ्थ ऑर्डर चाहिए। मैंने कहा फॉर्मूले में तो तुम्हारा डी लैम्डा बाई डी आता ही है। जब ब्राइट की बात हो रही तो जो नंबर बोले वो आगे लिख दो, मिल गया। यही 480 के लिए भी है, यही 600 के लिए, बस लैम्डा की वैल्यू बदलनी। तो चलो पहली बार हम कैलकुलेशन कर लेते हैं 480 वाला। आओ देखो, 5 डी की वैल्यू कितनी इन्होंने गिवन की, हमें 2 मीटर गिवन की, लैम्डा की वैल्यू कितनी 480 नैनोमीटर को -9 में कन्वर्ट किया, और डी स्मॉल डी की वैल्यू को 3 mm लिखना हमें, तो 3 × 10⁻³ सिंपल। चलो इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 16 यानी 160। ये कितना हो गया 5 2 10, ये हो गया 16 × 10⁻², -3 ऊपर लेके चलो 10⁻3, और ये हो गया -9। जरा इनको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 16 इंटू सर ये 3 और 5 -9 यानी क्या हो गया, -4 आ गया। ठीक है, छोड़ दें सर यहीं पे, आगे बढ़ते हैं। अब किसके लिए कैलकुलेशन कर लो, 600 वाले के लिए कैलकुलेशन। फॉर्मूला सर वही लगना, सब कुछ वही होना है। देखो 5 डी की वैल्यू टी लिखो, 600 10⁻⁹ लिखो, अपॉन में क्या लिखोगे, डी लिखना, तो 3 mm को -3 कन्वर्ट कर लिया। अब ये क्या हो गया, 3 2 हो गया, तो 200 5 2 10, तो जरा एक पावर इसमें और ऐड कर देंगे, तो 2 0 यहाँ, 5 2 10 की एक पावर है, तो 2 × 10⁻3, और ये क्या लग गया, -9 लग गया। सिंपल। अब ये वाला 3 भी ऊपर लेके चलो, तो ये हो गया -3 का +3 हो गया। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करके देखेंगे तो क्या आएगा, 2 3 3 6 हो गया, और तो क्या बचेगा, 3 × 10⁻⁻3। तो देखो दो रिजल्ट आ रहे हैं अलग अलग, एक -4 और एक -3 आ रहा। ठीक है, इसको थोड़ा सा चलो -3 में बदल लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻³ लिख दें सर। सिंपल हो गया, लिख लिया। अब क्या करना है, ये भी फिफ्थ वाला है और ये भी फिफ्थ वाला। क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला कि आप ये पता करके दो कि इनके बीच का सेपरेशन कितना है। तो सेपरेशन कैसे निकालोगे, डिस्टेंस निकालिए, एक वहां पे एक यहाँ पे, तो दोनों के बीच में गैप कैसे निकालोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो सेपरेशन लिखते हैं हम, सेपरेशन निकलेगा सर कैसे, तो x कोई भी सर दिक्कत नहीं है, जिस वैल्यू को अभी आप बड़ा मानते हो छोटा मानते हो, आप वहां से क्या करो कैलकुलेशन कर दो। तो हम लिखेंगे x 600 - x 4800। ठीक है, क्या है हमारा 3 × 10⁻³ -1.6 × 10⁻⁻3। देखो कोई दिक्कत, एक सेकंड सॉरी, छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इससे भी इरेज करो भाई जल्दी से, नहीं तो भी मजा ही बेकार होगा। 2 हो गया। अब 2 से जरा 1.6 को माइनस करिए तो कितना बचेगा, 1.6 माइनस कर दें, 2 से 1.6 माइनस होगा, दैट इज 0.4। ये बात समझ में आ गई, कोई समस्या कोई परेशानी, हो गया, इंटू 10 टू द पावर कितना आ गया, -3 आ गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दैट इज अवर सेपरेशन। किस में आया है, मीटर में आया। आप चाहो तो 0.5 mm भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आज के लिए हमने अपने टॉपिक्स को यहीं तक रखा है, कुछ ही क्वेश्चंस को किया ताकि आपका थोड़ा मन भी लगा रहे ना, क्योंकि अगर वीडियोस लंबी हो जाती है तो आप भी लंबे होना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ कोर कॉन्सेप्ट को हम लेके आगे ताकि हमारे न्यूमेरिकल्स हो जाए। अभी और भी कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं जिसे हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कोई भी चीज समझ नहीं आती तो वीडियो को बैक करें, फिर से सॉल्व करें, फिर बैक करें और फिर से सॉल्व करें, जब तक आ ना जाए करते रहेंगे। क्या बात समझ गए, एक ही मौका है और इसी में सब कुछ करना है। गेट इट। ऐसा नहीं होगा कि दोबारा और अच्छे से पढ़ के IIT बीटेक पढ़ लेंगे फिर आके 12th का पेपर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी जिस लेवल पे हैं, जिस तरह से हैं, जिस सिचुएशन में है, जितना सोच पा रहे हैं, जितना भी कर पा रहे हैं, इसी जगह से ही बेहतर करना है, इसी टाइम पे ही बेहतर करना है, इसी सिचुएशन में बेहतर करना है। ओके, थैंक यू। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, खाते रहें। जय हिंद, जय भारत।